हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा ग्लोबल बॉइलिंग पे है। जैसे आपने हमेशा ग्लोबल वार्मिंग सुना, क्योंकि लास्ट एक दो डिकेड से ग्लोबल वार्मिंग एक नया टर्म था लोगों के लिए। तो काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अब एक नई टर्म निकल के आ रही है, ये वार्मिंग भी नहीं है, ये ग्लोबल बॉइलिंग है। किसी चीज़ का बॉइल करना, ग्लोबल बॉइलिंग। तो ये डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है ये। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, हॉटेस्ट जुलाई, यानी इस बार जुलाई में ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया है। इस वजह से यूएन चीफ ने ग्लोबल बॉइलिंग टर्म का यूज़ किया है कि अब वार्मिंग भी नहीं, उससे भी कुछ खतरनाक हो रहा है जिसको आप ग्लोबल बॉइलिंग कह सकते हैं। सो GS3 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में ये टॉपिक आपका कवर होता है। और मेंस के लिए कि क्लाइमेट चेंज इट्स मोर, देखो प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा, सपोज बॉइलिंग करके टर्म पूछ ली, उसके भी कम चांसेस है। मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बार आपने देखा है कितना डेवेस्टेशन हुआ है और क्या मेजर्स सजेस्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम जब हम एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो यूजुअली दे एक्सपेक्ट कि हम उसका सोल्यूशन भी बताएं। तो सोल्यूशन हमारा यूएन चीफ ने क्या बोला वहीं से निकल के आएगा। सो कॉन्टेक्स्ट यही है कि ग्लोबल बॉइलिंग आ चुकी है, जैसे कि यूएन चीफ ने कहा कि अब अल्टीमेटली उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि ये बताने के लिए कि कुछ वार्मिंग से भी बहुत खतरनाक हो रहा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा जा रहा है। जबकि हम सोचते हैं कि इस सेंचुरी के एंड में 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है ना, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपेयर करते हुए। तो उन्होंने सोल्यूशन दिया कि हमको इमीडिएट एक्शन प्लान लेके आना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मली टारगेट्स लेके चलते हैं कि 5 साल में इतना करेंगे, 10 साल में इतना करेंगे, 20 साल में इतना करेंगे। अब हमको कुछ इमीडिएटली सोचना पड़ेगा अगर हम इस तबाही से बचना चाहते हैं। सो इन ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 23 जुलाई 2023 का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो देखो अभी तक का पिछले कुछ सालों से अगर आप कंपेयर करेंगे 16, 22, 23, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गया है। सरफेस टेम्परेचर की, यहाँ पे हम ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। जुलाई में 2023 का जुलाई जो है ये वार्मेस्ट महीना रहा है ऑन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। 3 हफ्ते तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वार्म रहे, 1 to 23 जुलाई के बीच में ये जो टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि आज तक का सारा डेटा कंपाइल करके देख रहे हैं, तो आप देखो किस तरह से गर्मी जो है वो बढ़ी है, वार्म एयर इंक्रीज हुई है। अब क्लाइमेट चेंज से किस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कितने फ्लड्स इस टाइम पे आए। वार्म एयर इतनी हो गई है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अगर एयर की ज़्यादा होगी, कहीं पे भी बारिश होगी, कहीं पे भी फ्लैश फ्लड्स आएंगे, राइट। फिर ला नीना से हम एल नीनो फेस में जा रहे हैं। टेम्परेचर्स और ज़्यादा लास्ट 3 साल से तो आपको इंक्रीज्ड ही मिलेंगे। तो ये जो वार्म एयर और इसका इम्पैक्ट है, उससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, चाइना में नॉर्थ वेस्ट रीजन में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना हाई टेम्परेचर है। ग्रीस में वाइल्ड फायर्स लग रही हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता था। और इंडिया तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड है वार्म एयर से, और हम यहाँ पे देख रहे हैं जिस वजह से डेवेस्टेशन हिमाचल में आपने देखा, नॉर्थ इंडिया में इनफैक्ट पंजाब, JNK, हिमाचल में आपने देखा कि क्या हुआ ना। ये क्लाइमेट चेंज को जो सोल्यूशन वाली बात मैं कर रही थी कि हमने प्रॉब्लम जान ली कि ग्लोबल बॉइलिंग हो रही है, अब सोल्यूशन क्या है कि डेफिनेटली इमीडिएट एक्शन प्लान आप लो। तो एक्शन प्लान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा एमिशन कट्स, ठीक है, सॉरी EMSSION, एमिशन कट्स। तो जो आपने एमिशन सोचे हैं उनको इमीडिएटली और ज़्यादा एम्बिशियस एमिशन कट्स लेने होंगे। अब अपकमिंग जो समिट्स जैसे क्लाइमेट के होते रहते हैं, UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट है सितंबर में, फिर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है COP28 दुबई में नवंबर में। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लेती। तो जहाँ पे कुछ देशों ने जैसे एमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग देश हैं, 2050 डेडलाइन लिया है, तो बोला जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने 2040 के टारगेट को लेकर सीरियस रहें, वरना हर साल गर्मी और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं हमको देखने को मिलेंगे। नेट ज़ीरो गोल भी इंपॉर्टेंट है। नेट ज़ीरो मैंने आपको बताया था कि आप जितना एमिशन कर रहे हैं उतना एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, ताकि नेट एमिशंस आपकी ज़ीरो रहें। ये कैसे हो सकते हैं कि कोल जो है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कितना कुछ हम कोल को
बहुत इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, उसको फेस आउट किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए ताकि हम एमिशंस को कम कर सकें। तो अल्टीमेटली एमिशंस कम करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि एमिशंस किन किन रास्तों से कम होंगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाओ, गाड़ियों से कितना एमिशन होता है, इंडस्ट्री से एमिशन होता है, कोल इंडस्ट्री से एमिशन होता है, इन सबको कम करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ। अब ये जितने भी इवेंट्स हैं, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया को ऑब्वियसली इंडिया पे प्रेशर आएगा क्योंकि हम अभी बहुत सारा एमिशन कर रहे हैं बिकॉज आर कंट्री नीड्स दैट। अब बाकी डेवलप्ड देशों ने तो एक समय पे कर दिया, तब हम नहीं कर पाए थे, हम इतने डेवलप नहीं थे, हम आज करें तो वी नीड मोर टाइम। बट एक प्रेशर इंडिया फील करेगा कि ग्रीन हाउस मिटिगेशन, ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया पे आएगी। नेट जीरो की जो कमिटमेंट्स हैं हमारी, उनको बोलेंगे कि आप 2070 का टारगेट हमने लिया था, राइट, तो हमको बोलेंगे आप 2050 का टारगेट लो। तो डेफिनेटली जो प्रेशर है वो हम पे ज़्यादा आएगा कि फॉसिल फ्यूल फ्री करो, फॉसिल को मत यूज़ करो। तो कोल को कट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड अपने देश में कैसे पूरी करेंगे? तो काफ़ी प्रेशर आएगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए, तो कि 2040 तक आप इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल कोल को मतलब ख़त्म कर दो। तो इंडिया के लिए टफ भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा। नाउ लेट्स सी कि क्या आने वाले कॉन्फ्रेंसेस में डिसाइड होते हैं और कितना सीरियस हर ग्लोबल लीडर क्लाइमेट चेंज को लेकर होता है। ये कोट फेवरेट है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ऐसे आए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। तो अर्थ में बहुत सफिशेंट चीज़ें हैं अगर हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देखें, लेकिन जब लालच आ जाती है तो जितना है वो भी कम लगेगा, जिससे हम अर्थ की तबाही कर रहे हैं। और यही मेन एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस हैं जिस वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि इतनी तबाही हमको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप यू गॉट इट। कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।